Yes, Assalamualaikum. How are you? I am Khurram Jinjua. Hope you all fine by the grace of Almighty Allah. आज मैं आपके साथ बात करने लगा हूँ ऐसे राइटिंग के ऊपर। ऐसे राइटिंग एक स्किल का नाम है और ये कोई क्रैमिंग नहीं होती। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं जी कि ऐसे एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो हमसे सर नहीं होगा, और ऐसे को जो है कोई रट्टा मारते हैं और कोई इम्पोर्टेंट ऐसे याद कर लेते हैं, या कोई 3 in 1 कर लेते हैं, या इस तरह के कोई ऐसे जिसमें तमाम वर्ड्स जो हैं वो ऐड हो जाएं। तो ये शुरू से ही ऐसे राइटिंग स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लमेटिक इशू रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि जब तक हम ये समझेंगे कि इंग्लिश ऐसे जो है ये एक आर्ट है, ठीक है ना, इट इज़ नॉट ए चाइल्ड प्ले, और इसको करने के लिए यू हैव टू बी वेरी मच सिस्टमैटिक, ठीक है। अगर आप इंग्लिश ऐसे को समझ जाएंगे कि ये सिर्फ एक ऐसे नहीं है बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। बेसिकली कोई भी ऐसे लिखा जाता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहा जाता है कि राइट एन ऐसे ऑन कश्मीर इशू। अब बेसिकली मकसद आपका है कि कोई सलूशन दें कि कश्मीर में ये इश्यूज़ हैं, ये कॉजेज़ हैं, और उसका सलूशन जो है वो हम ने बताना है कि कश्मीर इशू को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। या करप्शन के ऊपर अगर ऐसे आता है तो करप्शन में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, कि किस तरह हम करप्शन पर काबू पा सकते हैं और कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम ऐसे तो लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं देते। सॉल्यूशन देना इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप ऐसे में सॉल्यूशन ऐड नहीं करते, अगर आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे के अंदर अपनी पर्सनल स्किल को यूटिलाइज नहीं करते, तो आप एक कभी भी अच्छा ऐसे नहीं लिख सकेंगे। रिमेंबर वन थिंग। अब ऐसे के लिए याद रखिएगा, रीडिंग इज़ वेरी नेसेसरी एलिमेंट। अगर हम रीडिंग नहीं करेंगे हम कभी भी अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते। अब हमारे यहाँ रीडिंग की हैबिट्स ही डेवलप नहीं होती, हम रीडिंग करते ही नहीं है, ठीक है जी। हमारा सोशल मीडिया के ऊपर जो इंटरेक्शन है उसमें हमारी रीडिंग हैबिट्स को बहुत ही पीछे कर दिया है। और याद रखिएगा कि रीडिंग जो है वो हमें हमेशा एनालिसिस देती है, क्रिटिकल स्किल देती है, स्टाइल देती है, ठीक है, वोकैबुलरी देती है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की इम्पोर्टेंस देती है। तो तब जाकर रीडिंग जो है वो आपको इस काबिल करती है कि आप कुछ लिख सकें। अब आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एक ऐसे को कैसे लिखना है, वो आइल्स का ऐसे है या आपकी सेकेंड ईयर का ऐसे है या आपकी कोई कम्पेटिटिव ऐसे है, तो उसको लिखने की क्या क्या टेक्निक्स हैं वो मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि जो भी ऐसे है, ठीक है, उसको सबसे पहले आप प्लान करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ऐसे लिखना है तो सबसे पहले उसके बुलेट्स बना लें। नंबर 1 कि आपने नंबर 1 पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद फिर सेकंड में क्या करना है, फोर्थ में क्या करना है। जस्ट प्लान योरसेल्फ, यानी 5 मिनट्स आप जो है वो थोड़ा सा प्लानिंग कर लें कि व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। और सेकेंडली आप उसको 30 मिनट्स टाइम, आई थिंक सो ऐसे राइटिंग का टाइम अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स होता है नॉर्मली। तो उसमें अगर आपने उसको प्लान नहीं किया तो आप कभी भी अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते। पहले उसको प्लान कर लें, फिर 30 मिनट्स उसको लिखें, फिर एंड पे 5 मिनट्स रिव्यू करें। रिव्यू का मतलब है कि व्हाट एवर यू हैव रिटन उसको आपने रिव्यू करना है कि मैंने क्या लिखा है और इसमें कोई मिस्टेक्स ऐसी तो नहीं है जो मैंने अनकॉन्शियसली कमिट कर दी है। याद रखिएगा कि सम टाइम हमसे अनकॉन्शियसली मिस्टेक कमिट हो जाती है। वो ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो सकती है, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो सकती है, वो कोहेरेंस की मिस्टेक्स हो सकती है, वो पंक्चुएशन की मिस्टेक हो सकती है। यानी हमें रूल्स का पता होता है, लेकिन हम उस रूल्स को जो है जब रिव्यू करते हैं तो हमें वो पता चल जाता है कि ये हमारी मिस्टेक थी। तो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं। पहले आपने उसको प्लान करना है, फिर लिखना है, और लिखने के बाद फिर आपने उसको रिव्यू करना है, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम ये पैदा होती है कि लिखना क्या है। देखिए, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है, यू जस्ट हैव टू गिव ए जनरल व्यू ऑफ द टॉपिक। कोई भी टॉपिक है उसका जनरल व्यू देख लें, उसका जो टॉपिक सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल द रोल ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, तो अब उसमें वुमेन का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है, जो ओवरऑल रोल है, ठीक है, उसका आप स्टार्ट लें। और याद रखिएगा इंट्रोडक्शन शुड बी कन्विंसिंग।
अगर आपका इंट्रोडक्शन ऐसे का अच्छा है तो आप एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। और अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं है, आपने कोई रट्टा लगाया हुआ है, तो याद रखिएगा कि आपका रीडर बहुत सियाना आदमी है, वो जानता है कि ये सेल्फ एक्सप्रेशन है, ये रट्टा है। ठीक है जी। तो याद रखिएगा कि जितना आप लिखेंगे, जितना राइटिंग के ऊपर फोकस करेंगे, उतना आप एक अच्छा ऐसे लिख सकेंगे। और अपने आर्गुमेंटेटिव स्किल्स को यूटिलाइज करें और वर्ड्स को कहाँ पर फिट करना है, कौन से वर्ड्स किधर ऐड करने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 1 इंट्रोडक्शन के बाद आपने 4 to 5 जो है वो पैराग्राफ आपने बॉडी के देने हैं। और बॉडी के बाद आपने क्या करना है, कंक्लूजन देना है। यानी आपका ऐसे जो है वो एक फनल की तरह होना चाहिए। फनल आपने देखा होगा लेबॉर्ट्री के अंदर कि उसका जो स्टार्ट है वो ऐसे चलती है, फिर आस्ता आस्ता सिक्वीज़ होती है और फिर आगे नीचे वो कंक्लूजन की तरफ आती है। तो प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बिगिनिंग, मिडल एंड एंड, किसी भी ऐसे राइटिंग के अंदर बिगिनिंग, मिडल और एंड का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। और दूसरा पैराग्राफिंग का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ दफ़ा हम लिखते जा रहे हैं और पूरा पेज हमने भर दिया है, तो उसका क्या होता है जी कि वो इंटरमिंगल्ड स्टाइल का पैराग्राफ नहीं होते, वो इंटरमिंगल्ड राइटिंग जो है वो आपकी हो जाती है और वो एक पूरा पेज भरा हुआ होता है और वो आँखों को बड़ा भद्दा सा लगता है। पैराग्राफिंग जो है दैट क्रिएट वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट। यानी आप पैराग्राफ लिखें और पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़ दें, लीव लाइन आफ्टर ईच पैराग्राफ। ठीक है जी, पूरी लाइन छोड़ दें। और ट्रेडिशनल जो स्टाइल था वो ये था कि हम जब भी पैराग्राफ शुरू करते थे हम 5-6 स्पेसेस के बाद न्यू पैराग्राफ शुरू करते थे, लेकिन आजकल जो है वो मार्जिन लाइन के बिल्कुल स्टार्ट से आपने पैराग्राफ लेना है और पैराग्राफ करके फिर आप जब लाइन छोड़ेंगे फिर दूसरा पैराग्राफ, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवां। और याद रखिएगा हर पैराग्राफ का स्टार्ट जो है दैट शुड बी विद द साइन पोस्टिंग वर्ड्स। ठीक है, जिन्हें हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी कहते हैं। तो साइन पोस्टिंग वर्ड जो हैं वो किसी भी पैराग्राफ का स्टार्ट हो सकता है, जैसे देयरफॉर, जनरली स्पीकिंग, इन दिस रिगार्ड, अनडाउटेडली, इन दिस रिगार्ड, नो डाउट, therefore, nevertheless, you can use all these words in the beginning of the essays. उसके बाद conclusion जब आपने देना है तो conclusion के अंदर आप you can say to conclude, to sum up, in a nutshell, ठीक है, in the light of above facts, you can use all these phrases। ठीक है, तो अपने ऐसे को जब भी लिखें, ठीक है, उसके अंदर आपने solution को बहुत important देनी है, कॉजेज़ के बाद सोल्यूशन, और फिर जो ओवरऑल आपका कंक्लूजन होगा दैट शुड बी फ्यूचरिस्टिक। कंक्लूजन याद रखिएगा आपका फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। फ्यूचरिस्टिक का मतलब है कि आप जो जिस इशू के ऊपर लिख रहे हैं उस इशू का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है, यानी कि आने वाले टाइम में ये इशू जो है ये इसकी अगर इसको सॉल्व नहीं किया जाता तो ये इसके मसाइल पैदा हो सकते हैं। और अगर हम ये स्टेप उठाएंगे, अगर हम ये इम्पॉर्टेंट मेजर्स यूज़ करेंगे तो हम इसको अच्छे तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड सॉल्यूशंस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी ऐसे राइटिंग के अंदर जो है वो यूज़ होती हैं। ठीक है जी, तो आप अपने ऐसे राइटिंग स्किल को अगर ठीक करना चाहते हैं तो आप ऐसे को पहले पढ़ें और फिर उसके बाद लिखें। ठीक है जी, लिखना इसलिए ज़रूरी है कि लिखने से आपके हाथों के जो स्ट्रोक्स हैं वो बनते हैं, आपकी राइटिंग में मैच्योरिटी आती है, आपके स्पेलिंग्स जो हैं वो अच्छे होते हैं, तो आप एक अच्छे तरीके से अपनी कंपोजिशन दे सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करें। उम्मीद है कि मैंने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने यूटिलाइज़ किए हैं, बताए हैं, उनको आप अपनाएंगे और अपने ऐसे राइटिंग स्किल्स को मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप जो है वो देख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट।